हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे गाइस। तो मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने जीएसटी अपील के बारे में तो बता दिया, हमें इनकम टैक्स अपील के बारे में भी बताइए कि इनकम टैक्स अपील फाइल करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनाने हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे बनाने हैं। कंप्लीट डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियोस के अंदर करने वाले हैं। देखिए, एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग सिर्फ अपील को फाइल करने से नहीं जीतते। ऐसा नहीं है कि आपने अपील फाइल कर दी और आप अपील जीत जाओगे, आपके सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास प्रूफ्स है वो आपके स्ट्रॉन्ग है उस बेस पे जीत जाओगे। नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो जीतना तो नामुमकिन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप लोगों के पास प्रूफ स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे सीएस ऐसे होते हैं जो केस को निकाल लेते हैं। कैसे? वो अपने जो फैक्ट्स होते हैं, जो ग्राउंड्स होते हैं, जो अपना प्रेजेंटेशन होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं कि उनका केस जो है वो अपने आप मजबूत हो जाता है। तो किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना प्री ड्राफ्टिंग होमवर्क जरूर कर लेना है। अगर आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले थोरली आपने हर एक चीज को स्टडी करना है। आपने कंप्लीट एक नोटिस की हिस्ट्री बनानी है। एक एक्सेल शीट बना लोगे तो उससे बेटर और कुछ नहीं है। 70% प्रिपरेशन केस की यहीं पे रेडी हो जाती है अगर आपने प्री ड्राफ्टिंग अच्छे से कर ली तो। क्लियर? देखिए, आप लोगों को सबसे पहले जो भी आपके नोटिस आए हैं उनको नोटिस वाइज, डेट वाइज और रिप्लाई वाइज उसको रेडी करना है। जैसे कि पर्टिकुलर एक डेट पे जो नोटिस आया उस डेट के ऊपर आपने क्या रिप्लाई किया, उसके ऊपर क्या क्या आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए, ये आप लोगों ने सेव करके रख लेने हैं। जैसे मैं एक फोल्डर बनाती हूँ, उस फोल्डर के अंदर मैंने जिस भी डेट को आपका नोटिस आया वो रखा। उस फोल्डर के अंदर मैंने उसी डेट के जो आप लोगों ने रिप्लाई डाले थे वो रखे। उसमें आपने क्या क्या सपोर्टिव एविडेंसेस लगाए थे वो रखे। देन आप नेक्स्ट फोल्डर बनाइए और उसके अंदर नेक्स्ट डेट का जो भी आपका नोटिस है, जो आपने रिप्लाई डाले वो आप रखिए। और इजीली इनको और करने के लिए आपको एक एक्सेल बना लेनी है। एक्सेल के अंदर आपके पास सारा डेटा आ जाएगा तो आप लोगों को आसानी होगी उस चीज को समझने में। और डेट वाइज आपको सभी नोटिस को पढ़ना है। क्लियर? अब आपको क्या चेक करना है, आपने एक सारा प्रोसीजर अपने सामने एक समरी बना करके रख ली कि ये हमारे पास नोटिस आए थे, इनके ये रिप्लाई गए थे, इनके साथ में ये एविडेंसेस जो है वो अटैच हुए थे। क्लियर? ये आप लोगों ने बना लिया। हाँ जी मैम। अब ध्यान से समझो, उसके बाद उन नोटिस की लिमिटेशन चेक करो। क्या उस नोटिस में से कोई टाइम बेस्ड नोटिस भी है? क्या वो जो ऑर्डर पास हुए विद इन लिमिटेड टाइम आपके पास पास हो गई? यानी ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर देने का टाइम भी जा चुका था और फिर भी असेसिंग ऑफिसर आपको ऑर्डर दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटिस इशू करने का टाइम भी जा चुका था और फिर भी आपको असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस दे दिया। ये चीजें आपको रिप्लाई करने से पहले ही देख लेना चाहिए। वैसे तो अपील के टाइम नहीं, ये तो आप जब आप रिप्लाई कर रहे हो तभी देख लेना चाहिए था, बट फिर भी तब नहीं देखा तो अब अपील के टाइम देख लो। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट बन सकता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील। नेक्स्ट, अगर आपके पास मैंडेटरी अप्रूवल, जो आपको ईओ नोटिस इशू कर रहा है, क्या उसके पास मैंडेटरी अप्रूवल्स थे? जिन नोटिस के लिए उनको अपने हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, कुछ केस रीओपनिंग्स के लिए हायर अथॉरिटी से उनको सैंक्शन करवाना पड़ता है, क्या उनके पास वो पर्टिकुलर अप्रूवल्स और सैंक्शंस थे? अगर थे तो ठीक है, आपका ऑर्डर वैलिड है। अदरवाइज आपका ऑर्डर ही इनवैलिड हो जाएगा। आपको उसको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसमें डाल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर इनवैलिड है। क्लियर? अगर प्रॉपर आपकी रीओपनिंग हो रही है केस की, आपका केस रीओपन किया जा रहा है, तो आपको उसको जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपको रीजन बताएगा। वो रीजन रिकॉर्ड करके देगा आपको। आपके नोटिस के अंदर स्पेसिफिकली रीजन आएंगे कि हम इस वजह से आपका केस ओपन कर रहे हैं। तो आपको प्रॉपरली देखना है कि जो वो रीजन है वो प्रॉपर है, स्पेसिफिक है और बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है जस्ट उसने अपनी अजम्पशंस के बेस पे केस को रीओपन कर दिया। तो आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट ले सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ले सकते हो कि जो आपका केस रीओपन हुआ है वो किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं हुआ। दिस इज जस्ट रीओपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन ओनली। ये सिर्फ जो सामने वाला आपका ऑफिसर है वो अजम्पशन के बेसिस पे ही केस को रीओपन किए जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जो आपका केस रीओपन हुआ है उसमें कंसीडर जरूर करने ये पॉइंट्स कि क्या रीजंस जो है वो प्रॉपर है, स्पेसिफिक है और बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स हैं या नहीं है। नेक्स्ट, आप लोगों को जो नोटिस है अंडर सेक्शन 143(2) ये देना जरूरी है अगर आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट हो रही है। स्क्रूटनी असेसमेंट की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। अगर
143(3) में आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट की गई, तो आप लोगों को मैंडेटरी है कि जो ऑफिसर है वो पहले 143(2) का नोटिस देगा। अगर ये नोटिस उसने नहीं दिया तो आपकी जो असेसमेंट है वो वॉइड हो जाएगी, वो आप लोगों की असेसमेंट नहीं कर सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी, अगर नहीं दिया तो इसका मतलब नेचुरल जस्टिस जो है वो ब्रीच हो गया। आप इसको अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बना सकते हैं अपनी अपील के केस में। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जा करके मेरी वेबसाइट से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास नोटिस आया और उस नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया, ध्यान से मेरी बात सुनिए। असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया था, आपने उस नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया, आप किसी भी कारणवश रिप्लाई नहीं कर पाए। अब ये चीज़ क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके केस को स्ट्रांग नहीं बनाता, ये आपके केस को लूज कर देता है कि असेसिंग ऑफिसर तो आपको नोटिस दे रहा था, आपने नोटिस के जवाब नहीं दिए, तो मजबूरन उसको एक्स पार्टी केस करना पड़ा, मजबूरन उसको ऑर्डर देना पड़ा एक्स पार्टी। तो अब आपको इसको अपने फेवर में कैसे लेना है, देखिए आपको कोई भी जेन्युइन रीजन देना है कि किस वजह से आप उन नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाए। अगर आप लोगों के पास प्रूफ है तो प्रूफ भी आप लोग दीजिए। देखो केस के हर एक पॉइंट को आपने अपने फेवर में करने की कोशिश करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट कुछ फाइल ही नहीं करते, भाई ठीक है नहीं जवाब दिया तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। जो आपके अनआंसर्ड नोटिस थे तो आप लोगों ने उसमें एक पैरा अलग से मेंशन करना है कि हम इन नोटिस का जवाब नहीं दे पाए थे, उसका ये पर्टिकुलर रीजन था जवाब ना देने का। अगर प्रूफ है तो प्रूफ सबमिट करो, अदरवाइज उसको एक मेंशन जरूर करो कि वो जो नोटिस हमने जवाब नहीं दिए थे उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग अब आप लोगों के साथ पूरा जो है वो कंप्लायंस करेंगे, हम लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे हर एक चीज में। पहले कोई हमारे पास जेन्युइन रीजन था जिसकी वजह से हम लोग उन नोटिस का जवाब नहीं दे पाए थे, ये आप लोगों को बीच में जरूर लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है क्या एओ ने आपके रिप्लाईज को कंसीडर किया था। कई बार होता क्या है कि एओ ने नोटिस तो दे दिया, नोटिस का आपने जवाब दे दिया, इसको आपने रिप्लाई कर दिया, लेकिन आपके रिप्लाई में जो पॉइंट्स थे एओ ने उसको कंसीडर ही नहीं किए। तो वो आपने इसमें स्पेसिफिकली अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में सबमिट करना है कि नोटिस आया था, नोटिस में ये क्वेश्चन किए गए थे, इसका हमने ये आंसर दिया, बट एओ ने उसको कंसीडर नहीं किया। ये आपने पॉइंट्स अलग से उसमें हाईलाइट जरूर करने हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं एडिशनल एविडेंसेस, आपके पास जितने भी एडिशनल एविडेंसेस हैं, आपके पास एओ ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर से पहले आपने बहुत सारे उसको रिप्लाई किए होंगे, उस रिप्लाई में जो ऑलरेडी आपने एविडेंसेस लगा दिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो एविडेंसेस से अलग भी आपने कोई एविडेंसेस लगाए हैं, कोई एडिशनल एविडेंसेस आपने दिए हैं एट द टाइम ऑफ अपील, अपील के टाइम में अगर आपने कोई एविडेंसेस दिए तो वो आपको यहाँ पे अलग से मेंशन करने जरूरी है कि हम एडिशनल एविडेंसेस अलग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को देखना चाहिए कि जो ऑर्डर आपके पास आया है क्या उसके अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं। अगर सेक्शन 246A के अकॉर्डिंग आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल ही नहीं कर सकते तो आपको अपील फाइल करने का फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि आपका कोई ऑर्डर ऐसा तो नहीं है जो कि नॉन अपीलेबल हो, जिसकी अपील आप फाइल नहीं कर सकते, तो आपको अपील फाइल करने का फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपको सेक्शन देखना जरूरी है कि आप किस सेक्शन के अंदर अपील फाइल कर रहे हो। देखो जैसे सेक्शन 143(3) है आपका स्क्रूटनी का केस है, क्लियर। तो स्क्रूटनी के केस में आपको जो एडिशंस हैं, जो रॉन्ग एडिशंस हुए हैं या फिर कोई एक्सपेंसेस आपके ऐसे थे जो एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउड हुए, तो आपको उसके ऊपर अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील प्रॉपरली स्ट्रांगली बनाने पड़ेंगे। मेनली आपका 143(3) किससे रिलेटेड होता है, प्रॉपर इंक्वायरी और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, क्लियर। तो आपको पहले सेक्शंस जो है ना, सेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सेक्शन 147 के अंदर अगर आपका कोई ऑर्डर आया तो सेक्शन 147 में रीजन टू बिलीव इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जैसे अगर आपका इनवैलिड रीओपनिंग हुई या प्रॉपर रीजन नहीं है उसके पास, असेसिंग ऑफिसर के पास, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर आपका केस रीओपन हो रहा है तो उसके पास स्पेसिफिकली प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि वो क्यों आपका केस रीओपन कर रहा है। तो इसके ऊपर आपको वैलिड अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने पड़ेंगे। सेक्शन 144 में जो आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई आप उसके बारे में बात कर सकते हो। नेचुरल जस्टिस के बारे में बात कर सकते हो कि आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी, नेचुरली वो चीज एक जस्टिस के अंदर नहीं जाती, ये चीज आप बात कर सकते हो इसके अंदर। 154 में रेक्टिफिकेशन होता है। तो आपने पहले ये देखना है कि एक्चुअल में ऑर्डर किस सेक्शन में आया है। जिस ऐसा नहीं है कि हर एक के ग्राउंड्स ऑफ अपील आपके पास सेम होते हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील बहुत लोग कॉपी पेस्टेड करते हैं, नहीं चलते कभी भी। आपको पहले सेक्शन को अच्छे से समझना होगा। 143(3) है तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाइए, 147 है तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ, 144 है तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ, 154 है तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ। आपको देखना है ना पहले सेक्शन क्या बोल रहा है,
उसी के अकॉर्डिंग तो आप असेसिंग ऑफिसर से बात करोगे, अदरवाइज तो वो कहीं भी आपका केस खोल देता। आपका केस खुला किस सेक्शन में है वो बताएगा आपको कि ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें आपको ये देखना है कि टैक्स की डिमांड आपकी कितनी है। अब टैक्स की डिमांड ही आप लोगों की 15 से 20,000 की है या 50,000 की है और लिटिगेशन कॉस्ट आपकी उससे ज़्यादा आ रही है। अब देखो कोई भी आप अपील फाइल करेंगे, आपको अपना कोई कंसल्टेंट, कोई टैक्स प्रोफेशनल आप लोगों को अपने साथ चाहिए होगा, राइट। तो जो भी आप टैक्स प्रोफेशनल को अपने साथ ले रहे हो वो भी आपकी लिटिगेशन कॉस्ट लेगा। अगर आप लोगों का टैक्स की डिमांड ही बहुत कम है, इससे ज़्यादा आपकी लिटिगेशन लग जाएंगी, इससे ज़्यादा आप लोगों की मेहनत लग जाएगी, इसके ऊपर दिमाग आपका अलग ख़राब रहेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर डिपेंड देखनी है कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या हैं, कितना आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कितने ज़्यादा हैं, क्या आप उसके अंदर निकल सकते हो। तो इसी बेसिस पे आपको तय करना चाहिए कि आपको अपील फाइल करनी भी है या नहीं करनी। नेक्स्ट आपको जो डिमांड अमाउंट है उसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आप लोगों को टैक्स की ही डिमांड देखनी है, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी साथ में काउंट कर लीजिएगा। जितना अगर आपका ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा लिटिगेशन कॉस्ट आ रही है और चांसेस भी कम है, तो आप लोग टैक्स को पे कर दो, अपील की तरफ मत जाओ। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं छोड़ देते हैं। आप लोगों को एरर्स जो है कैलकुलेशन के अंदर वो भी देखनी है। कंप्यूटेशन शीट दी होगी आपको, आपका जो भी असेसिंग ऑफिसर है, मेरे पास रिसेंटली ही एक केस आया है जिसमें कंप्यूटेशन शीट जो है उसमें गलती की हुई है। अब वो क्या है, हमारा केस जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया, उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ कंप्यूटेशन के अंदर दिक्कत है। तो वो हमारे पास अपील जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी क्योंकि वहाँ पे और कोई भी इशू नहीं है। तो आपको जो भी आपकी कंप्यूटेशन शीट आई है आपने उसकी कंप्लीटली अर्थमेटिकली उसको कैलकुलेट करके देखना है कि एक्चुअल में उसके अंदर डिमांड कितनी आ रही है या फिर एक्चुअल में उसके अंदर टैक्स कितना बन रहा है। अगर आपका टैक्स वहाँ पे कोई भी एरर है तो आप लोग उसमें डालिए और रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप उसको फाइल कर सकते हैं। अगर पहले आपके वाली रिटर्न में थी कोई ऐसी कैलकुलेशन की दिक्कत, यानी जो रिटर्न आपने फाइल की है उसके अंदर अगर कोई एरर था, बट अगर जो एओ ने शीट दी है, एओ वाली शीट में अगर कोई क्लैरिकल एरर है तो वो आप जो कमिश्नर है, कमिश्नर को अपील करते टाइम वो पॉइंट बीच में लिख सकते हो। हमारे केस में जो एओ ने शीट दी है उसके अंदर क्लैरिकल मिस्टेक थी, क्लियर। बट अगर आपकी आईटीआर में क्लैरिकल मिस्टेक है तो आप सेक्शन 154 को अडॉप्ट कर सकते हो। अब जो आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने हैं वो किस बेस पे बनाने हैं, एक तो आपके पास हो गई लीगल एरर्स, दूसरे हो गए फैक्चुअल एरर्स। मैम ये लीगल एरर्स क्या है, ध्यान से समझना, 2 पॉइंट्स हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीगल एरर्स हमारे पास क्या होते हैं कि लॉ का गलत एप्लीकेशन कर दिया। आपका कोई भी इनकम टैक्स लॉ था जिसको गलत तरीके से अप्लाई कर दिया आपके एओ ने, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, लीगल एरर्स। यानी ये जो इनकम टैक्स लॉ है आपका उसके बेस्ड के ऊपर जो आप एरर्स वहां पे रेज कर सकते हो। कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन था, कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन था लॉ का जो कि एओ ने फॉलो ही नहीं किया, वो आप इसके अंदर मेन ग्राउंड ले सकते हो कि ये एओ को फॉलो करना जरूरी था रूल, वो उसने फॉलो नहीं किया। तो ये सब क्या है, लीगल एरर्स है। कोई भी आपका जुरिडिक्शन गलत डाल दिया, नोटिस प्रॉपरली इशू नहीं किया उसने एज पर एक्ट, तो ये सब क्या है, ये सब आपके लीगल एरर्स का पार्ट बन जाएंगे। 147 में जैसे केस खोल दिया लेकिन उसके पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं था, रीजन एक्चुअल में बनता ही नहीं था जिस बेस पे केस खोला गया, ये क्या है, ये लीगल एरर्स है, क्लियर। नाउ फैक्चुअल एरर्स की बात करेंगे। फैक्चुअल एरर्स यानी कि कोई भी फैक्ट्स थे, कोई भी फैक्ट्स थे वो एओ ने गलत कंसीडर कर लिए, एओ ने फैक्ट्स एविडेंस उनको इग्नोर कर दिया या गलत तरीके से ट्रीट कर लिया। कुछ जेन्युइन एक्सपेंस थे, कुछ एक्सपेंस थे, वो एक्सपेंस जो थे वो जेन्युइन थे लेकिन उसने इग्नोर कर दिया एओ ने, उसने उसको कंसीडर नहीं किया। यानी जो फैक्ट्स थे जो ठीक थे लेकिन एओ ने कंसीडर नहीं किए। यहाँ पे लॉ की बात नहीं होती, लीगल एरर्स में लॉ की बात होती है। तो ये 2 तरीके से आपने ग्राउंड्स बनाने हैं, एक तो लीगल एरर के बेस पे और दूसरा फैक्चुअल एरर्स के बेस पे। इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान रखना। देखिए अगर आप लोग हमसे बनवाना चाहें ना, हमारी पेड सर्विसेज आप ले सकते हैं। हम लोग इनकम टैक्स अपील आप लोगों को बना करके देंगे, ड्राफ्ट करके देंगे बिल्कुल अच्छे से। आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको हम लोग अपील बना करके देते हैं। आप लोग हमारी सर्विसेज ले सकते हो। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि असेसमेंट थी, असेसमेंट की अपील आप लोगों ने फाइल नहीं की, तो क्या आप जब तक असेसमेंट की अपील फाइल नहीं करोगे आप लोग पेनल्टी की भी अपील फाइल नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों ने असेसमेंट की अपील फाइल नहीं की है तो भी आप लोग पेनल्टी की अपील फाइल कर सकते हो, आपकी पेनल्टी की अपील वहां पे एक्सेप्ट
हो जाएगी। देन आपका जो भी एओ है, एओ आपको अगर ऑर्डर पास कर रहा है तो पहले तो आप ये देखो कि प्रॉपर अथॉरिटी है एओ के पास, क्या जिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आपका केस आता है वो एओ उसी ज्यूरिडिक्शन का है, वो किसी अदर ज्यूरिडिक्शन का तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपका ऑर्डर जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको ये सब चीजें चेक कर लेनी है। लिमिटेशंस ऑफ फाइलिंग अपील की बात करें, 30 डेज के अंदर जो भी आपका ऑर्डर आया था, ऑर्डर के 30 डेज के अंदर आप लोगों को अपील फाइल कर देनी है, अदरवाइज आपको कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आपको डालना मैंडेटरी हो जाएगा, और कॉन्डोनेशन ऑफ रिक्वेस्ट में आपने रीजन भी जरूर डालना है कि किस रीजन की वजह से आपको कॉन्डोनेशन लेनी पड़ रही है, आप लोगों ने अपील लेट क्यों फाइल की। अपील फीस आप लोगों को करेक्ट अमाउंट की फाइल करनी है, करेक्ट हेड और सब हेड के अंदर आपको डालना है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि अपील की फीस किस तरीके से फाइल की, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो का। आप लोगों को अपील में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि अपील का चालान आप लोगों को किस तरीके से फाइल करना होता है। जितने जो भी आप बीच में रिप्लाई लगाएंगे फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह, उसके अंदर आपको एक, जब अपील आप फाइल करेंगे तो उसमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर भी डालना जरूरी है। ऑर्डर की कॉपी आप वहां पे जरूर लगाइएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कोई फ्रेश क्लेम करना चाहते हो, जैसे कि आप लोग ना 80C में एक LIC थी जिसकी डिडक्शन लेना भूल गए थे। देखो, अपील के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। आप लोग कोई डिडक्शन लेना भूल गए थे, अब 80C की जो डिडक्शन आप लेना भूल गए, अगर आपके पास प्रूफ्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, प्रूफ होना मैंडेटरी है, अगर प्रूफ है तो आप उस क्लेम को अभी अपीलेट स्टेज के ऊपर डिमांड कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये चीज मुझे अलाउड की जानी चाहिए, ये डिडक्शन मुझे अलाउेबल होनी चाहिए, वो आप अपील वाली स्टेज के ऊपर फाइल कर सकते हो इससे रिलेटेड अपने आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद आपको देखना है कि जो अपील है वो आपकी वर्थ फाइलिंग है या नहीं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। करेक्ट आपको अपीलेट अथॉरिटी देखनी पड़ेगी कि ITAT के पास जाएगा या फिर CIT अपील के पास जाएगा आपका जो अपील है। और देन आपको स्टे ऑफ डिमांड, अगर आप स्टे की एप्लीकेशन लेना चाहें तो यहाँ पे आप डिमांड कर सकते हैं जो स्टे एप्लीकेशन है उसके लिए। तो गाइज, यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे फाइल करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। मैं तीनों चीजों के नोट्स एक साथ वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हमसे आप लोग कोई भी हेल्प लेना चाहिए, हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहिए, नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमारी पेड सर्विसेज वहां से ले सकते हैं। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपील ड्राफ्ट करके दे देंगे। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं इस चीज को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से लाइव आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से अपील ड्राफ्ट की जाती है, किस तरीके से नोटिस इसके रिप्लाई आप लोग कर सकते हैं। बट मोटिवेशन इस चीज के लिए मुझे भी चाहिए। कोई भी पर्सन इतनी डेप्थ में नहीं बताता कि किस तरीके से आपको नोटिस के रिप्लाई करने हैं। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और वादा करती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइलिंग्स भी जरूर सिखाऊंगी। बट इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज को सीख पाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगी, पूरा दनादन आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।